वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अब आज़मीन को जिद्दा एयरपोर्ट से मस्जिद हरम तक मिलेगी फ्री शटल सर्विस। एहराम में रहने, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी कार्ड साथ रखने की होगी शर्त। मस्जिद अक्सा को शहीद करने की इजरायली साजिशें तेज। किसी भी वक्त मस्जिद की बुनियादें गिर सकती हैं। मस्जिद अक्सा के अतराफ खतरनाक और तेज रफ्तार खुदाइयों का इंकशाफ। जंग के दौरान यूक्रेन ने फिर रूस पर बड़े हमले का किया दावा। कहा, सोलेदार में होने वाली झड़प में मारे गए 100 रूसी फौजी। हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा देने की मांग पर मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। कहा, इसको लेकर रियासती हुकूमतों में नहीं हो रहा है इत्तेफाक। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने हिंदुओं की मुक़द्दस किताब रामचरितमानस पर उठाए सवाल। कहा, इस किताब में निचली जात वालों और ख़वातीन को तालीम से दूर रखने की कही गई है बात। मैंने राहुल गांधी को मार डाला। कांग्रेस लीडर के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। पूछा, अगर राहुल मर गया है तो यात्रा में जो घूम रहा है वो जिन है क्या? ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस साल हज को लेकर सऊदी हुकूमत ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्हीं में से शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिद्दा का हुज्जाज कराम को एयरपोर्ट से बगैर किराए के यानी फ्री शटल सर्विस की सहूलत देने का ऐलान भी है। आज़मीन हज के जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें एयरपोर्ट से मस्जिद हरम तक उसी शटल सर्विस के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से इसका बाज़ाब्ता ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट से किया गया है। हुज्जाज को ये सहूलत इसी साल यानी साल 2023 से मिलना शुरू हो जाएगी। आज़मीन हज के लिए इस फ्री शटल सर्विस से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी होगा कि वो एहराम में हों और उनकी सफरी दस्तावेज़ात और शनाख्ती कार्ड्स उनके हमरा हों। ये दो तरफ़ा शटल सर्विस एयरपोर्ट से मस्जिद हरम तक और मस्जिद हरम से एयरपोर्ट तक हर 2 घंटे बाद रवाना होगी। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक एयरपोर्ट से सर्विस जारी रहेगी। मस्जिद अक्सा के अतराफ में ख़तरनाक और तेज़ रफ्तार खुदाइयों का इंकशाफ हुआ है, जो इसराइली काबिज़ हुक्काम मस्जिद अक्सा के अतराफ में जनूबी और जनूब मगरबी अतराफ से कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि अल अक्सा के अतराफ में इसराइली खुदाइयों में हैरत अंगेज़ और पुरअसरार शिद्दत और तेज़ी है, जिससे मस्जिद की बुनियादी दीवारों और कदीम इमारतों के मुनहदम होने का ख़तरा है। उन्होंने कहा कि इन शदीद खुदाई के जारी रहने का सबूत टारगेटेड इलाके में खुदाई के काम के लिए कारकुनों, आलात और मशीनरी की मौजूदगी है। इसके अलावा इलाके के नीचे से चट्टानों और मिट्टी को उतारने और निकालने, वहीं मिट्टी को थैलों में रखने और इन बैगों को नामालूम मकामात पर ले जाते देखा गया है। कल बुध के रोज़ ग़र्ब उर्दन में एक यहूदी आबादकार को चाकू के वार से ज़ख्मी करने के दौरान एक फ़लस्तीनी नौजवान को मौके पर ही गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने इस हमले में मारे गए 18 साला सनद मोहम्मद उस्मान समासरा को शहीद करार देते हुए शहीद के ख़ानदान से दिली हमदर्दी का भी इजहार किया गया। हमास ने अपने बयान में कहा कि उस्मान की शहादत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि फ़लस्तीनी कौम की नई नस्ल अपने मुल्क पर कायम कब्ज़े की हुई इसराइली रियासत को मुस्तरद करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर रही है।
तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने यूनिवर्सिटी में ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी के फ़ैसले को दुरुस्त करार दिया और कहा कि अफ़गानिस्तान में तालीम और तरक्की के उमूर को शरीयत के दफ़ात के मुताबिक तरतीब देना हमारा फ़र्ज़ है। एक इंटरव्यू में बिलाल करीमी ने कहा कि तालिबान ने ख़वातीन को वो हुकूक़ दिए हैं जो माजी में उन्हें हासिल नहीं थे। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने अफ़गानिस्तान में दाइश की मौजूदगी की अहमियत को कम करते हुए कहा कि दाइश एक पोशीदा तकफ़ीरी रुझान करार है। उन्होंने कहा कि तालिबान तहरीक ने कालादम तंजीम दाइश के 98% ठिकाने तबाह कर दिए हैं और अफ़गानिस्तान में दाइश के लिए कोई मकबूल इनक्यूबेटर नहीं था। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से मिसाइल दागे जाने के बाद सोलेदार इलाके में होने वाली झड़पों में से 100 से ज़ायद रूसी फौजी हलाक हुए हैं। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से रूसी फ़ौज के दस्तों के एक ग्रुप पर मिसाइल दागे जाने के बाद 100 से ज़ायद रूसी फ़ौजियों के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के मुताबिक रूसी फौजियों के ग्रुप का पता यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने लगाया, जिसके बाद तोप खाने का रुख अफवाज की जानिब जमा होने के लिए कर दिया गया और फिर यूथियूस का मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें ये रूसी फौजी हलाक हुए। उधर रूस के सदारती दफ्तर क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन के खुसूसी ऑपरेशंस के लिए वलेरी गेरासिमोव को यूक्रेन में तैनात फौजियों का कमांडर बनाने से हमारे अहदाफ नहीं बदलेंगे। ज़रा के मुताबिक उन्होंने डोनेस्क में यूक्रेन और रूस के दरमियान शदीद झड़पों के हामिल शहर सोलेदार के बारे में बात करते हुए कहा कि वहाँ जंग में शिद्दत आती रहेगी और इस दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले रूसी फौजी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन अभी कुछ करना बाकी है क्योंकि हमारा असल मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गेरासिमोव को गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन में तैनात रूसी फ़ौज के खुसूसी ऑपरेशंस का कमांडर बनाया गया और रूसी सदर पुतिन ने नए टारगेट्स के बारे में नहीं बताया, बस इतना कहा है कि बताए गए टारगेट्स पर ही हमारी तवज्जो है। कुवैती माहिर मौसमियात फ़हाल अल उतैबी ने सुबह के वक्त टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रेगिस्तानी और खुले इलाकों में बर्फ़ गिरने की पेशगोई की है। उन्होंने ये भी कहा कि दर्ज हरारत में कमी जुमा, हफ्ता और इतवार तक जारी रहेगी, जबकि कुछ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश के इम्कानात हैं। तमाम बारिश की सूरत हाल अगले पीर को अपने उरूज पर पहुँच जाएगी, ये कहते हुए कि ये वैसा ही होगा जैसा कि मुल्क ने कुछ दिन पहले तजुर्बा किया था। अल-उतैबी ने वजाहत भी की कि अगले पीर से मंगल की सुबह तक होने वाली बारिश की मिकदार दरमियानी से शदीद तर हो सकती है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। रियासत की आबादी के हिसाब से हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा देने की मांग के मामले में मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 24 रियासतों और 6 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम स्टेट्स का जवाब उसे मिला है। मोदी हुकूमत ने बताया कि हिंदुओं को अक़लियतों का दर्जा देने वाले को लेकर रियासती हुकूमतों में इत्तेफाक नहीं है। मरकज़ ने कहा कि ज़्यादातर रियासतों ने माइनॉरिटी का दर्जा देने का हक़ रियासतों के पास ही रहने देने की बात कही है। उत्तराखंड की तजवीज़ है कि रियासतों में आबादी की बुनियाद पर मजहबी अक़लियत करार दिया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनीते ने अमित शाह की जानिब से आज़ादी की लड़ाई के बारे में दिए गए मुतनाज़ बयान पर कहा कि तारीख़ बदली नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है।
इतिहास को फिर एक बार तोड़ मरोड़ कर बदलने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जाता है, बनाया जाता है। और हमारे देश के महापुरुषों ने और वीरांगनाओं ने इतिहास बनाने में इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि कोई भी भाजपाई और संगी उसके आसपास नहीं फटक सकता है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले आज एक बात पूछनी और जवाब मिलना जरूरी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि इस देश को आजादी अहिंसा के रास्ते से मात्र नहीं मिली। तो मोदी जी, सवाल आपसे है कि क्या आप महात्मा गांधी को, क्योंकि अहिंसा के पुजारी तो महात्मा गांधी थे, क्या आप महात्मा गांधी को आजादी के तमाम महानायकों में से एक मानते हैं, या आप उनको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता मानते हैं, जो उनको बोस ने कहकर बुलाया और आजादी का प्रेरणा स्रोत मानते हैं? क्योंकि अहिंसा, शांति और सत्य का पाठ तो महात्मा ने ना सिर्फ हमें पढ़ाया, पर उनसे प्रेरित होकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने अन्याय के खिलाफ शिद्दत से लड़ाई लड़ी और जीती। महात्मा गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, मैंने पहले भी कहा है। आप गांधी को यहां पर जरूर कुछ कह दीजिए, लेकिन अंततोगत्वा आपको शीश तो गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है। खबर है कि बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर ने हिंदुओं की मुक़द्दस किताब रामचरितमानस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस किताब में निचली जात वालों को और ख़वातीन को तालीम से दूर रखा गया। उनके इस बयान के बाद शदीद हंगामा खड़ा हो गया है और न सिर्फ उन्हें बल्कि सीएम नीतीश कुमार व मुसलमानों और कुरान को भी कुछ सियासी व शिद्दत पसंद अनासिर घसीटने लगे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटे। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करें। हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने बयान में बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर की जानिब से रामचरितमानस पर सवाल उठाए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शिक्षा जोड़ने का काम करती है, पर बिहार में जो है ना अफरा तफरी का माहौल हुआ है। इस बार पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति का भी वर्णन करती है।
ये शिक्षा मंत्री जब शिक्षकों की भर्ती पर लाठियां चली तब नहीं बोले थे। मंदिर तोड़ दिया पर एक शब्द नहीं निकला इनके उससे। शराब में, जहरीली शराब से मौतें इतनी ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं लिखा। लेकिन समाज तोड़ने की बात आई तो भाई उठ के खड़े हो गए। मैं अच्छा नहीं मानता इसको। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि इस यात्रा में कोई किसी का जात मजहब पूछे बगैर उनकी मदद करते रहता है। आप इस यात्रा को देखिए, इसमें आपको कहीं भी नफरत नहीं दिखेगी। कोई गिरता है, किसी को चोट लगती है, सब लोग एकदम मदद करते हैं, पानी पिलाते हैं, पट्टी लगाते हैं, दवा देते हैं। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम करते क्या हो, ऐसे सवाल कोई नहीं पूछता। एकदम सारे के सारे लोग मदद करते हैं। यही है हिंदुस्तान का इतिहास, यही है पंजाब का इतिहास, पंजाब का कल्चर। और ये आपके महापुरुषों ने, गुरु नानक जी ने सिर्फ देश को नहीं पूरी दुनिया को दिखाया है। इस देश में, इस प्रदेश में हिंसा, नफरत, डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है। अंत में लोहड़ी की मुबारक। आप सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला है, उन्हें अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है। इसी बयान को लेकर एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल मर गया है तो यात्रा में जो घूम रहा है वो जिन है क्या। असदुद्दीन ओवैसी ने सर्दी में राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि वो 50 साल के हो चुके हैं और कहते हैं कि उन्हें सर्दी नहीं लगती, जबकि दारुल हुकूमत समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में शदीद सर्दी हो रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राहुल मुल्क के वजीर आजम बनने का ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीन का तबाहकुन कैलेंडर जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। शायद ये पहली बार हो रहा है कि आज हम जो साल खत्म हो गया 2022, उसका एक कैलेंडर आपके सामने मैं जारी कर रहा हूं। ये एक विनाशकारी कैलेंडर है। दिस इज द कैलेंडर ऑफ चाइना। चीन की जो विनाशकारी नीति रही है और महीनेवार 2022 में जो गलतियां हुई हैं, जिन गलतियों से हिंदुस्तान को, हम सबको नुकसान हुआ है हमारी चीन नीति को लेकर, वो मैं महीनेवार आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले, कैलेंडर जारी करने से पहले 2015 में शंघाई में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबंधों का वर्णन किया। मैं एक लाइन पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। दो राष्ट्राध्यक्ष ऐसे आत्मीयता, निकटता और सहचर्य के साथ मिल रहे हैं जो +1 है, वैश्विक संबंधों की पारंपरिक बातों से बेहतर है, और इस +1 दोस्ती को समझने और सराहने में बहुतों को समय लगेगा। ये 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने शी जिनपिंग के लिए कहा। और शी जिनपिंग ने क्या कहा? कल प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने कहा, आप और मैं द्विपक्षीय संबंधों पर दोस्तों, दिल से दिल की चर्चा की तरह स्पष्ट बातचीत में लगे थे। ये उनके बयान है। कांग्रेस खातून लीडर अलका लांबा ने एक वीडियो मैसेज के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। 2016 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पे आरोप लगे कि वो दिल्ली के सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली सरकारी खजाने से
अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके अरविंद केजरीवाल जी संयोजक भी हैं, उसका राजनीतिक प्रचार प्रसार दूसरे राज्यों में करने पर इस्तेमाल कर रही है। मुकदमा हाई कोर्ट में चला। 2016 से मुकदमा 2022 तक पहुंचते पहुंचते कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को इसका दोषी पाया कि हाँ, आम आदमी पार्टी सरकार ने और उसके मुखिया ने सरकारी जो खजाना है, जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, जो दिल्ली के विकास पे लगना चाहिए, जहरीली हवाओं और यमुना के दूषित पानी पर लगना चाहिए, वो टैक्स पेयर का विकास का पैसा जो है अपने राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए दूसरे राज्यों पे इस्तेमाल कर रही है। दोषी पाए जाने पर 164 करोड़, जी हाँ 164 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया जाता है हाईकोर्ट द्वारा। एलजी के माध्यम से मुख्य सचिव को यह आदेश पास किया गया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से 164 करोड़ रुपया वसूल किया जाना चाहिए और उसे वापस दिल्ली सरकार के खजाने में डाला जाना चाहिए, ताकि ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली के विकास पर लग सके। अब मैं पूछना चाहूंगी, ये फैसला कहां से गलत है? ये तो वो पार्टी है जो राजनीति बदलने आई थी। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो दूसरे राजनीतिक दलों पर लगातार आरोप लगाते रहे कि सरकारी खजाने की लूट से, करोड़ों के विज्ञापनों से अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। ये आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते थे, लेकिन कभी साबित नहीं कर पाए। आज अरविंद केजरीवाल खुद इसमें पूरी तरह घिर कर बेनकाब हो गए कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आप काम करते हैं नैतिकता के आधार पर, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। आम आदमी पार्टी के ही संयोजक, जो कोई नहीं, आप खुद हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनसे 164 करोड़ रुपया वसूल कर दिल्ली के खजाने में डालकर दिल्ली के लोगों का पैसा दिल्ली के विकास पे लगाते हैं, या आप यहां पर भी दूसरों पर उंगली उठाकर कि दूसरे भी ऐसा कर रहे हैं बच निकलने की कोशिश करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली सरकार के खजाने में चूना लगाया है, 164 करोड़ का एक पाई वसूली जाए। साबिक मरकजी वजीर और कद्दावर लीडर शरद यादव के अचानक इंतकाल पर सियासी व समाजी कायदीन की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। बता दें कि कल देर रात गए शरद यादव की मौत की तस्दीक उनकी बेटी सुभाषनी यादव ने की थी। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। बता दें कि शरद यादव जेडीयू के कौमी सदर पर रह चुके हैं। उनका शुमार मुल्क के समाजी यानी सोशलिस्ट लीडरों में होता था। शरद यादव के मुल्क के तकरीबन सभी सियासतदानों से अच्छे ताल्लुकात थे। वो जितने नीतीश कुमार के करीब थे, उतने ही वो लालू प्रसाद यादव के भी करीब थे। इस दौरान राहुल गांधी ने शरद यादव के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। इस दौरान शरद यादव की बेटी और कांग्रेस लीडर सुभाषनी राज राव राहुल गांधी से गले मिल कर फूट फूट कर रोती दिखाई दी। और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अब आज़मीन को जिद्दा एयरपोर्ट से मस्जिद हरम तक मिलेगी फ्री शटल सर्विस। एहराम में रहने, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी कार्ड साथ रखने की होगी शर्त। मस्जिद अक्सा को शहीद करने की इजरायली साजिशें तेज। किसी भी वक्त मस्जिद की बुनियादें गिर सकती हैं। मस्जिद अक्सा के अतराफ खतरनाक और तेज रफ्तार खुदाइयों का इंकशाफ। जंग के दौरान यूक्रेन ने फिर रूस पर बड़े हमले का किया दावा। कहा, सोलेदार में होने वाली झड़प में मारे गए 100 रूसी फौजी। हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा देने की मांग पर मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। कहा, इसको लेकर रियासती हुकूमतों में नहीं हो रहा है इत्तेफाक।
बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने हिंदुओं की मुक़द्दस किताब रामचरितमानस पर उठाए सवाल। कहा, इस किताब में निचली जात वालों और ख़वातीन को तालीम से दूर रखने की कही गई है बात। मैंने राहुल गांधी को मार डाला। कांग्रेस लीडर के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। पूछा, अगर राहुल मर गया है तो यात्रा में जो घूम रहा है वो जिन है क्या? वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक के अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।